नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की खास चर्चा में। आज हम भारतीय सेना की जो अग्निवीर भर्ती 2026 है, उसकी पूरी प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं। हमारे पास एक यूं कहिए कि एक पूरा गाइड है जो इसके हर पहलू पर रोशनी डालता है। और हमारा मिशन है उन सभी के लिए इस रास्ते को आसान बनाना जो सेना में शामिल होने का सपना देखते हैं। तो चलिए इसकी एक एक परत को खोलते हैं। आज हम क्या क्या जानेंगे? पहले तो ये कि अग्निपथ योजना असल में है क्या, फिर कौन इसके लिए योग्य है, चयन के कौन से पड़ाव हैं, वेतन क्या मिलता है, और वो सबसे बड़ा सवाल कि 4 साल बाद क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये भर्ती जिस योजना के तहत होती है, अग्निपथ योजना। ये नाम तो हम सबने सुना है, पर यह पारंपरिक सेना भर्ती से अलग कैसे है? इसका मतलब मूल ढांचा क्या है? देखिए, ये भारतीय सेना में भर्ती का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा करने का एक एक अनूठा मौका मिलता है। इसे आप एक तरह का शॉर्ट सर्विस मॉडल कह सकते हैं। इसका मकसद है सेना को और युवा बनाना और साथ ही देश के युवाओं को कम उम्र में ही अनुशासन और देश सेवा का एक गहरा अनुभव देना। और यहीं पर आकर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। 4 साल, ये एक तय समय सीमा है। मुझे लगता है हर उम्मीदवार के मन में यही सबसे बड़ा सवाल घूमता होगा कि इन 4 सालों के खत्म होने पर क्या होगा। बिल्कुल, और इस पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी भी है। 4 साल पूरे होने के बाद 2 रास्ते खुलते हैं। पहला ये कि उस बैच के लगभग 25% अग्निवीरों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सेना में स्थायी कैडर में शामिल होने का मौका मिलता है। अच्छा, मतलब वो परमानेंट हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो एक सैनिक के तौर पर अपना पूरा करियर सेना में आगे बढ़ा सकते हैं। और बाकी की जो 75% है उनका क्या? जो बाकी 75% उम्मीदवार हैं, उन्हें सम्मान के साथ विदा किया जाता है, लेकिन खाली हाथ नहीं। उन्हें एक सेवा निधि पैकेज मिलता है। और ये सिर्फ एक विदाई राशि नहीं है। असल में ये एक स्टार्टअप कैपिटल की तरह है। सोचिए, 21-22 साल की उम्र में एक युवा के पास लगभग 10 से 12 लाख रुपए की टैक्स फ्री राशि है। सैन्य अनुशासन का अनुभव है और एक स्किल सर्टिफिकेट भी है। ये उन्हें अपना कोई छोटा व्यवसाय शुरू करने या आगे की पढ़ाई के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार देता है। ये एक बहुत ही मजबूत नजरिए से देखने वाली बात है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई तैयारी कर रहा है और ये सब सुनकर प्रेरित हो गया है, तो उसे किन तारीखों का ध्यान रखना होगा? मतलब पहला कदम क्या है? सही सवाल। पहला कदम है समय पर आवेदन करना। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन फरवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है और यह प्रक्रिया शायद अप्रैल 2026 तक चलेगी। ठीक है। इसके बाद जो पहला बड़ा पड़ाव है, यानी ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE जिसे कहते हैं, वो जून 2026 में हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात पर मैं जोर देना चाहूंगी कि ये तारीखें अनुमानित हैं, इसलिए सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in joinindianarmy.nic.in को लगातार देखना बहुत जरूरी है। और क्या ये भर्ती सिर्फ एक ही तरह के सैनिकों के लिए होती है या इसमें अलग-अलग योग्यताओं के लिए भी जगह है? नहीं, इसमें काफी विविधता है और यही इस योजना की एक और खासियत है। इस बार लगभग 25,000 से ज्यादा पद हैं और ये सिर्फ जनरल ड्यूटी यानी GD के लिए नहीं है। अच्छा। इसमें अग्निवीर टेक्निकल हैं, क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल हैं, ट्रेड्समैन हैं, यहाँ तक कि नर्सिंग असिस्टेंट और महिला मिलिट्री पुलिस के लिए भी पद हैं। इसका मतलब सेना सिर्फ एक ही तरह के कैंडिडेट नहीं ढूंढ रही है, बल्कि वो 8वीं पास ट्रेड्समैन से लेकर 12वीं पास करने वाले तक हर किसी के कौशल का सम्मान करती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सेना में हर तरह के कौशल की जरूरत और कद्र है। तो अब आते हैं योग्यता के उस हिस्से पर जो किसी की यात्रा शुरू या खत्म कर सकता है, उम्र और शिक्षा। इसको लेकर क्या नियम है? हाँ, इसके पीछे एक स्पष्ट रणनीति है। न्यूनतम आयु रखी गई है 17.5 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष। 17.5 से 21? जी, ये आयु सीमा ये पक्का करती है कि जो लोग आ रहे हैं वे शारीरिक रूप से अपने चरम पर हों, सीखने के लिए उत्सुक हों और उन्हें आसानी से ढाला जा सके। इसके साथ ही एक शर्त और है कि उम्मीदवार का अविवाहित होना जरूरी है। और शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि हमने बात की, वो तो हर पद के लिए अलग है, तो कुछ मुख्य पदों के लिए इसे थोड़ा और विस्तार से बताइए ना। जरूर। जैसे सबसे लोकप्रिय पद है अग्निवीर GD। उसके लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है, जिसमें कुल 45% अंक।
45%। हाँ, और हर विषय में कम से कम 33% अंक अनिवार्य हैं। वहीं टेक्निकल पद के लिए 12वीं विज्ञान से होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ। अच्छा। और क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास तो जरूरी है, लेकिन साथ में अंग्रेजी और गणित अनिवार्य हैं। और बाद में एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है। ठीक है। तो अगर कोई इन सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो उसे असली चुनौती का सामना करना पड़ता है, चयन प्रक्रिया। ये सफर कैसा दिखता है? ये सफर यूं कहिए कि 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। हर चरण एक फिल्टर की तरह काम करता है। अच्छा, तो पहला फिल्टर कौन सा है, दिमागी या शारीरिक? पहला फिल्टर दिमागी है। ये है ऑनलाइन CEE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ये एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब MCQs होते हैं। इसमें विषय कौन कौन से होते हैं? सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान। हाँ, विषय वही है, सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान और रीजनिंग। क्लर्क के पद के लिए इसमें अंग्रेजी भी जुड़ जाती है। इसका लेवल बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन इसमें स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। परीक्षा में 50 या 100 प्रश्न हो सकते हैं। समय लगभग 1 घंटा होता है। और नेगेटिव मार्किंग? हाँ, नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान हो सकता है। तो हर गलत जवाब आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। यानी दिमागी दौड़ में तेज होने के साथ साथ सावधान भी रहना होगा। चलिए, मान लीजिए किसी ने ये दिमागी बाधा पार कर ली। अब उसे जमीन पर खुद को साबित करना है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है? बिल्कुल, दूसरा चरण है फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी PFT। और यहाँ बात सिर्फ दिमागी ताकत की नहीं, बल्कि शारीरिक दमखम की होती है। इसमें सबसे पहले होती है 1.6 किलोमीटर की दौड़। 1600 मीटर? जी, ये सिर्फ एक दौड़ नहीं, समय के खिलाफ एक जंग है। जो उम्मीदवार इसे 5 मिनट 30 सेकंड तक पूरा कर लेते हैं, वे ग्रुप 1 में आते हैं। और उन्हें पूरे अंक मिलते हैं? हाँ, और जो 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आते हैं, वे ग्रुप 2 में होते हैं और उन्हें कम अंक मिलते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक ने 5 मिनट 29 सेकंड में दौड़ पूरी की और दूसरे ने 5 मिनट 31 सेकंड में। ये 2 सेकंड का अंतर कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है? ये फर्क बहुत बड़ा हो सकता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में एक अंक मायने रखता है। वो 2 सेकंड आपको लिस्ट में ऊपर या नीचे कर सकते हैं। सही बात है। दौड़ के बाद पुलअप्स होते हैं। कम से कम 6 करना अनिवार्य है, लेकिन 10 करने पर पूरे अंक मिलते हैं। और आखिर में शारीरिक माप होता है। ऊंचाई लगभग 170 सेंटीमीटर और छाती 77 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। ये तो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका देने वाली प्रक्रिया लगती है। इन 2 पड़ावों को पार करने के बाद आखिरी बाधा है मेडिकल टेस्ट। इसमें किन चीजों पर खास ध्यान दिया जाता है? मेडिकल टेस्ट आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ सेना ये सुनिश्चित करती है कि जिसे वो चुन रही है, वो आने वाले सालों की कठिन ट्रेनिंग और सेवा के लिए पूरी तरह से फिट है। अच्छा। मतलब वो सिर से पांव तक पूरी तरह से जांचते हैं। जैसे फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए, नॉक नीज नहीं होने चाहिए, आंखों की रोशनी तय मानकों के अनुसार होनी चाहिए, सुनने की क्षमता, दांतों की सेहत, हर चीज की बारीकी से जांच होती है। ये शारीरिक और मानसिक परीक्षा तो बहुत कठिन है। इसे पास करने के पीछे जो सबसे बड़ी प्रेरणा होती है वो है सम्मान और एक अच्छा भविष्य। तो इस 4 साल की मेहनत के दौरान और उसके बाद एक अग्निवीर को आर्थिक रूप से क्या मिलता है? वेतन संरचना को बहुत सोच समझकर बनाया गया है। पहले साल में वेतन लगभग 30,000 रुपए प्रति माह होता है, जो हर साल बढ़ता है। दूसरे साल 33,000, तीसरे में 36,500 और चौथे साल में ये 40,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच जाता है। लेकिन इसका सबसे दिलचस्प पहलू है अग्निवीर कॉर्पस फंड। अच्छा, ये फंड कैसे काम करता है? हर महीने अग्निवीर के वेतन का 30% हिस्सा इस फंड में जाता है। ठीक है। और यहीं पर बात दिलचस्प होती है। सरकार भी ठीक उतनी ही राशि अपनी तरफ से हर महीने उस फंड में जमा करती है। अच्छा, तो मतलब डबल बचत? बिल्कुल। ये एक अनिवार्य बचत है जो ये पक्का करती है कि 4 साल के अंत में उनके पास एक बड़ी रकम जमा हो। तो उन 75% के लिए जो स्थायी नहीं होते, उनके हाथ में 4 साल बाद क्या आता है? जैसा मैंने पहले कहा, उन्हें एक बड़ा सेवा निधि पैकेज मिलता है जो लगभग 10 से 12 लाख रुपए का होता है। 10 से 12 लाख? हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा उन्हें एक स्किल सर्टिफिकेट मिलता है और भविष्य में CAPF और कई राज्यों की पुलिस भर्तियों में उन्हें प्राथमिकता भी मिलती है।
और जो 25% उम्मीदवार स्थायी होते हैं, उनका चयन किस आधार पर होता है? क्या कोई अलग से परीक्षा होती है इसके लिए? नहीं, कोई अलग परीक्षा नहीं होती। ये चयन पूरी तरह से उन 4 सालों की सेवा के दौरान उनके प्रदर्शन पर आधारित होता है। सेना 3 मुख्य चीजें देखती है। पहला, परफॉर्मेंस। दूसरा, अनुशासन। जो सेना की आत्मा है। बिल्कुल। और तीसरा, उस समय सेना की जरूरतें क्या हैं। इन सभी को मिलाकर एक मेरिट लिस्ट बनती है और जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उन्हें स्थायी किया जाता है। तो आज हमने भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती 2026 की पूरी रूपरेखा को समझा। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक 4 वर्षीय मिशन है। इसमें एक बहुत ही स्पष्ट और कठिन 3 चरणीय चयन प्रक्रिया है, एक आकर्षक वेतन संरचना है और सेवा के बाद भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक और कौशल आधारित नींव का वादा भी है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए ये साफ है कि सफलता के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत काफी नहीं है। इसके लिए दिमागी मजबूती, लगातार सीखने की इच्छा और एक मजबूत अनुशासन की जरूरत है। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया प्रदर्शन और अनुशासन पर बहुत जोर देती है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है, 4 साल की सेवा के दौरान वो कौन सी एक मुख्य गुणवत्ता है जो उन 25% लोगों को अलग करती है जिन्हें स्थायी सेवा के लिए चुना जाता है? क्या ये सिर्फ उनका शारीरिक प्रदर्शन है, या उनका तकनीकी कौशल है, या फिर टीम के साथ काम करने और नेतृत्व करने की उनकी क्षमता? इस पर सोचिएगा जरूर।